अब हमने यूरोप को हम पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया, बल्कि 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं इसके ऊपर। तो थोड़ा सा यूरोप को मैं इसी मैप को, जिसमें मैंने आपको वेस्टर्न यूरोप के बारे में बता रहा था, तो बहुत सारी खिचड़ी बन गई है यहाँ पर, मगर आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को याद करना है या इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को अपने जहन में रख के आगे चलना है। अदरवाइज़ हर चीज़ याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो चीज़ आपके जहन में रह जाए वही आपका पीपीएससी, एफपीएससी, जनरल नॉलेज या कोई भी और एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन है। अदरवाइज सारी चीज़ों को करने की कोशिश में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आप देखें, मैंने आपको बताया था कि ये एक मैंने एक लाइन सी खींची है ये वाली, और उसके बाद यहाँ तक ये आधा ये ईस्टर्न यूरोप है। ये कौन सा यूरोप है? ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में ये पर्टिकुलर हिस्सा जो नीचे है ईस्टर्न यूरोप के, इसको बल्कान का एरिया भी बोलते हैं। बल्कान उस माउंटेन रेंज को बोलते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी से स्टार्ट होती है और एड्रियाटिक सी के एज तक पहुँचती है। और जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ रोमानिया है, और जहाँ तक एंड होती है वहाँ क्रोएशिया है आज। तो ये बल्कान और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी ईस्टर्न यूरोप है, मगर वो बल्कान के एरिया से ऊपर है। अच्छा, ईस्टर्न यूरोप में ये जो रशिया के साथ साथ वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे बाल्टिक स्टेट्स, इस्टोनिया, लिथुआनिया, ये रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। और बेलारूस, यहाँ पे ऑलमोस्ट रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन आबाद है। यूक्रेन के अंदर यहाँ जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे रशियन पॉपुलेशन आबाद है, और रशिया ने इसको अनेक्स भी कर लिया था ऑलमोस्ट 2014-15 में। और उसने ना सिर्फ ये पार्ट अनेक्स किया बल्कि नीचे वाला पेनिनसुला भी अनेक्स किया। उसके बाद ये वाली जो एक लैंड है जिसमें इंपॉर्टेंट पोलैंड ऊपर है, और नीचे आप चेक, स्लोवाकिया, और यहाँ पर हंगरी है, हंगरी है। तो ये सारा ईस्टर्न यूरोप है। हम वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे थे। वेस्टर्न यानी कि बाएं हाथ के ऊपर जो यूरोप है वो ये वाला है। अब बाएं हाथ में यूरोप में मैंने आपको बताया था कि 3 कंट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं यूरोप की, और उसके साथ साथ ज़्यादा अच्छी इकोनॉमीज़ हैं। अब यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी इस वक्त जर्मनी है, और उसके बाद इकोनॉमीज़ आती हैं ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये यूरोपियन वेस्ट यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो ब्रिटेन के बारे में हमने पढ़ा कि 4 ये 2 आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल है, और इसके बाद फ्रांस है, फ्रांस और ऊपर उसके जर्मनी है, और इन दोनों के दरमियान में ये 3 छोटी कंट्रीज़ हैं। एक तो एक सिटी के ऊपर मुश्तमिल है लक्समबर्ग, और उसके ऊपर है बेल्जियम, और उसके ऊपर नीदरलैंड्स। इन तीनों कंट्रीज़ को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोलती हैं। आप देख लें, यहाँ पे लिखा है कॉकपिट ऑफ यूरोप। नीदरलैंड से सबसे ऊपर, उसके नीचे है बेल्जियम, और सबसे नीचे लक्समबर्ग है। अब इसको कॉकपिट मैंने आपको ये भी बताया था कि इसलिए बोलते हैं कि नीदरलैंड्स में, ख़ास तौर पे ये नीदरलैंड्स है, इसमें अच्छा नीदरलैंड्स के 2 कैपिटल हैं, एक है एम्स्टर्डम और एक है हेग। ये 2 कैपिटल्स हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है एम्स्टर्डम, और उसका एग्जेक्टिव कैपिटल जहाँ पे एग्जेक्टिव है वो हेग है। तो हेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है। यानी कि ये तीनों कोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं हेग में, यानी नीदरलैंड्स में। और उसके नीचे जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स में नेटो का हेड ऑफिस भी है, और यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस भी है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कॉकपिट ऑफ यूरोप है तो वाकई यही ड्राइव कर रहा है। इसमें मेन जो यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफिसेज हैं या यूएनओ की कोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आबाद, यहाँ पे लोकेटेड हैं, और ये एक विंग बनता है, ये दूसरा विंग बनता है, और ये जैसे कॉकपिट है और जैसे त्यारा जा रहा होता है। ये मैंने बात की थी। तो फ्रांस और जर्मनी याद रहेंगे, तो बीच वाले जो एक वेज्ड है 3 स्टेट छोटी छोटी, वो भी आपको शायद याद रह जाएं। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे फ्रांस से नीचे यानी मोरक्को। फ्रांस से नीचे जो कंट्री है वो है स्पेन।
स्पेन की कंट्री है और स्पेन से नीचे मोरक्को है जो अफ्रीकन कंट्री है। ये अफ्रीकन कंट्री मोरक्को, यहाँ से पार करके मुसलमान गए थे, इसलिए स्पेन आपने याद रखना है। तो स्पेन जो है यहाँ है और स्पेन के साथ एक और भी कंट्री है, एक छोटी सी कंट्री इस तरीके से बनती है, उसको हम पुर्तगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुर्तगाल। और इसके साथ स्पेन, इस सारे एरिया के ऊपर मुसलमानों का कब्जा था। आप देखिए पेनिनसुला है, पेनिनसुला का क्या मतलब होता है कि लैंड सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड्स या वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, ये तीन साइड से लैंड इसको सराउंड करती है। तो इसलिए पेनिनसुला, और इस पेनिनसुला का क्या नाम है? इस पेनिनसुला का नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पुर्तगाल और प्लस स्पेन, ये हैं जी। पुर्तगाल और प्लस स्पेन है आइबेरिया की पेनिनसुला में, ये दो कंट्रीज मौजूद हैं। अभी अगर मैं बताऊं स्पेन के बारे में कि मोरक्को से जो मुसलमान यहाँ पे गए थे 711 में कॉन्कर किया था बनु उमैया ने, यानी कि मुसलमानों ने, अरब्स ने 711 में सारे पेनिनसुला को कब्जे में किया था, आइबेरियन पेनिनसुला को। और आइबेरियन पेनिनसुला को जब कब्जे में कर लिया तो कहा जाता है कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान में ये एक माउंटेन रेंज है, ये एक माउंटेन रेंज है, इसको कहते हैं पायरेनीज। पायरेनीज, ये जो पायरेनीज की माउंटेन रेंज है, इसको मुस्लिम्स क्रॉस नहीं कर सके। दैट वाज ए डायलेमा फेस्ड बाय मुस्लिम्स व्हेनेवर देयर वाज अ ज्योग्राफिकल हर्डर पोस्ट देम, they found themselves incapable to overcome the geographical hurdle, be it ocean or a sea or a mountain range or very difficult terrain. It remained difficult for Muslims to overcome it. Only those nations later on which came, such as Britain and European powers, they overcame these kind of geographical topography because of technological advancement. तो कुछ का ख्याल है कि ये पायरेनीज की माउंटेन्स को नहीं क्रॉस कर पाए थे, लेकिन 732 में, 732 में यहाँ से क्रॉस करके ये माउंटेन्स मुसलमान फ्रांस के सदर्न इलाकों तक पहुँचे और उनको फतह भी किया। अच्छा, उस वक़्त फ्रांस में जब गए थे तो वहाँ पर एक टूअर्स का मुकाम है, टूअर्स बड़ी मशहूर है, बैटल ऑफ टूअर्स। जो बैटल ऑफ टूअर्स है 732, ये बड़ी एक डिसाइसिव बैटल थी और यहाँ पर ऑलमोस्ट इस जगह के ऊपर, यहाँ पर उनको एक बहुत छोटी सी आर्मी ने, जो फ्रैंक्स की आर्मी थी, उसने शिकस्त दे दी। और जो फ्रैंक्स की आर्मी थी उन्होंने रोमन सोल्जर्स के मेथड्स को इस्तेमाल किया, जैसे कि ढाल बना लेना, शील्ड्स को आगे लगाकर, और उन्होंने सबसे पहले अपनी जो पोजीशन थी वो माउंटेन्स के ऊपर जंगलों में बनाई। और मुसलमान जो है वो थोड़ी सी डिसएडवांटेज पोजीशन में थी, लेकिन उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी मुसलमानों की और फ्रैंक्स की छोटी सी आर्मी थी। और इट वाज अनबिलीवेबल दैट मुस्लिम्स वुड गेट लॉस एट द हैंड ऑफ सच अ आर्मी, बिकॉज दे हैड conquered the whole North Africa, the Middle East, even till Russia and Turkestan. They had conquered much of the land of Africa and Asia at that time. तो it was unbelievable कि एक छोटा सा ग्रोह फ्रैंक्स का उनको शिकस्त दे देगा, लेकिन this was a decisive victory by the Franks. कहा जाता है कि उन्होंने एक दफ़ा तो शिकस्त दी और उनका जो खलीफा था मुसलमानों का, अब्दुर्रहमान अल गफ़ीकी शहीद हो गए। और उसके बाद बहुत बड़ी आर्मी जो है वो बैफल थी कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जो है इसके बावजूद भी जो क्रिश्चियंस थे उस वक़्त फ्रैंक्स, वो ये यकीन नहीं कर रहे थे कि हम इसके बाद भी जीत जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, पावर बहुत ज़्यादा थी और फ्रैंक्स वर आउट नंबर्ड। और वो ऊपर पहाड़, वहाँ पे ऊपर वाली जगह पे फिर जाके तो वो छुप गए कि मुसलमान देखती हैं अगली क्या कार्रवाई करती हैं। लेकिन हैरान कुन हद तक एक दफ़ा जब नीचे आके उनके जासूसों ने देखा तो मुस्लिम जो है सबको छोड़ के तो जा चुके थे। दैट वाज ए डिसाइसिव डिफीट।
और ये कहा जाता है, ये माइकल हैमिल्टन अपनी बुक में लिखते हैं कि यहाँ से जब शिकस्त खा के मुसलमान गए तो फिर उन्होंने हिस्पानिया में साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी और उन्होंने जो स्पेन है उसी को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे स्टेबिलिटी, पीस आया और इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ग्रो किया मुस्लिम्स ने, क्योंकि उनकी एक्सपेंशन यहाँ तक रुक गई थी। अदरवाइज़ फ्रांस के बाद वो जर्मनी तक जाने का इरादा रखते थे, सारा वेस्टर्न यूरोप। तो आप समझ लें कि पहले जो है यहाँ से स्पेन जो है वो नॉर्दर्न यूरोप में आता है, सदर्न यूरोप में आता है, साउथ यूरोप में। तो साउथ यूरोप से वो वेस्टर्न यूरोप में दाखिल नहीं हो सके और दूसरी तरफ से यहाँ साउथ ईस्ट यूरोप से वो वेस्ट यूरोप में दाखिल नहीं हो सके। यानी दोनों सदर्न पार्ट्स, यानी वेस्टर्न यूरोप का साउथ जो है वो कॉन्कर कर लिया मुसलमानों ने और इधर से ईस्टर्न यूरोप का साउथ कॉन्कर कर लिया, मगर वेस्टर्न यूरोप में जो सेंट्रल यूरोप है वहाँ पे दाखिल नहीं हो सके मुसलमान। बहरहाल जी, हम यहाँ तक रहते हैं, ये हिस्सा जो है उन्होंने किया ऑक्यूपाई और ऑलमोस्ट कब 1500 में, यानी कि 1400 में, यानी कि 15th सेंचुरी में मुसलमानों को मार मार के यहाँ से निकाल दिया क्रिश्चियंस ने। और वही फ्रैंक्स ने यहाँ से, क्योंकि फ्रैंक्स जो है ये मदद करते थे स्पेन के जो क्रिश्चियंस होते थे और यहाँ से फिर मुसलमान जो है आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ते सुकड़ते फिर वो ख़त्म हो गए यहाँ से। तो फ्रैंक्स के जिस लीडर ने हराया था, आज भी वो हीरो का सा सिंबल है क्रिश्चियन वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स ने। में आपको याद होगा कि जो न्यूजीलैंड में अटैक हुआ था वाइट सुप्रीमेसिस्ट या वाइट टेररिस्ट ने किया था मुसलमानों के ऊपर, तो उसकी गन के ऊपर जो बहुत सारे क्रिश्चियन हीरोज़ के नाम लिखे हुए थे, एक नाम था चार्ल्स दी मार्टेल का। चार्ल्स दी मार्टेल का नाम था। ये मार्टेल कहते हैं हथौड़ा, हैमर। तो वो चार्ल्स दी मार्टेल वो फ्रैंक्स का लीडर था जिसने अब्दुर्रहमान अल गफीकी को कत्ल भी किया था और मुसलमानों की लाख से ज़्यादा फ़ौज को शिकस्त भी दी थी। तो चार्ल्स दी मार्टेल एक हीरो के तौर पर समझा जाता है। अच्छा, इनकी इस कामयाबी के बाद फ्रैंक्स इतने कॉन्फिडेंट हो गए और पावरफुल हो गए कि फ्रैंक्स ने बाकी यूरोप पे भी काफ़ी इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया और अपनी इंटरनल फाइट्स में एक डोमिनेंट फोर्स बन के उभरे। और ना सिर्फ ये बल्कि ब्रिटेन के अंदर भी उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया कि ये जो चार्ल्स दी मार्टेल था, इसका एक पोता भी आया जो बहुत मशहूर है यूरोप में, जिसका बहुत बड़ा नाम है। इसके पोते का, उसका नाम था चार्ल्स मेन। चार्ल्स मेन को इतना पावरफुल हो गया कि उस वक़्त के रोमन चर्च के जो बड़ा पोप था, उसने चार्ल्स मेन को सारे यूरोप का हुक्मरान बनाने का जो है वो ताज सजाया। यानी कि वो जो चार्ल्स मेन जो था, जो फ्रैंक्स का लीडर था, उस फ्रैंक्स की ये डोमिनेंस की वजह उस फ्रैंक विक्ट्री से होती है जो मुसलमानों को देकर उन्होंने की थी। उसके बाद फिर फ्रैंक्स पूरे यूरोप पे डोमिनेंट हो गए। अब हम आते हैं, ये है एक तरह से कहानी थोड़ी सी। तो मैं आपको बता रहा था कि 15th सेंचुरी में मार के 15th सेंचुरी के मिड से मुसलमानों को सुकेड़ना शुरू किया। मुसलमानों का आखिरी खलीफा अब्दुल्ला था जिसको मार के भगा दिया और यहाँ पर उनके दो लीडर्स फर्डिनेंड एंड आइसाबेला, उनको हुकूमत मिले। अब यहाँ से फिर जब यहाँ से मुसलमान चले गए तो पुर्तगाल और स्पेन से फिर एज ऑफ डिस्कवरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ। आपको याद होगा क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसको स्पेन की आइसाबेला और फर्डिनेंड, जिन्होंने मुसलमानों को मार के निकाला था, उन्हीं ने ही उसको पैटर्नाइज किया था, उसको शिप दी थी और उसके साथ क्रू मेंबर्स दिए थे और उसने जाके फिर अमेरिका को किया था डिस्कवर। और इसके साथ जो पुर्तगाल था वो शिपिंग इंडस्ट्री में इतना आगे बढ़ गया कि वहाँ से फिर वास्को डे गामा निकला था और उसने इंडिया का शॉर्टेस्ट रूट दरियाफ्त किया था। और फिर एक तरह से ये कैंपेन जो है
वो पूरी दुनिया में जो एज ऑफ डिस्कवरी है वो फैलती चली गई, और उसके लीडर्स जो हैं वो पुर्तगाल और स्पेन ही हैं। और ये पुर्तगाल और स्पेन के बाद फिर जो है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इसके बाद नीदरलैंड्स, बेल्जियम और ये डेनमार्क, इन्होंने भी अपनी अपनी एजेस ये डिस्कवरीज या एक्सप्लोरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया, और फिर यूरोप कब्ज़े पे कब्ज़ा करता चला गया। तो यहाँ पे आपको मैंने स्पेन के बारे में बता दिया। स्पेन और फ्रांस के दरमियान में जो माउंटेन रेंज है उसको क्या बोलते हैं? पायरेनीज। अच्छा, आजकल स्पेन में इस जगह के ऊपर एक स्टेट है, बिल्कुल पायरेनीज माउंटेन्स के साथ ही एक स्टेट है कोने में, उसका नाम है कैटालोनिया। उसका नाम क्या है? कैटालोनिया। मैं ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, उसका नाम क्या है? कैटालोनिया। और कैटालोनिया जो है वो आज़ादी मांग रही है। किससे? स्पेन से। और ये जब ब्रेक्जिट के बाद कैटालोनिया ने एक भारी रेफरेंडम के साथ ये फैसला किया, या उसकी पार्लियामेंट ने, उसकी असम्बली ने, जो स्टेट असम्बली, उसने फैसला किया कि हमें स्पेन से आज़ादी चाहिए, जिसको जो स्पेन है, स्पेन की हुकूमत ने ज़बरदस्ती रोक लिया। मगर कहा जा रहा है कि यूरोप अब डिसइंटीग्रेट हो रहा है। आपको ये भी पता होगा कि ब्रेक्जिट का वाक़या भी हो चुका है, रिसेंटली ब्रेक्जिट हो चुका है। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटिश एग्जिट। इस साल 2020 में उसको मुकम्मल किया गया उस प्रोसेस को, और ब्रिटिश जो है वो गुड बाय कह चुका है, यूरोपियन यूनियन से निकल चुका हुआ है। तो ब्रेक्जिट हुआ है अब इसका। तो ब्रेक्जिट का वाक़या भी आपने याद रखना है। आई थिंक 2017 में या 2016 में वोट दिया था ब्रेक्जिट के हक़ में ब्रिटेन के लोगों ने, और अब जाके इस साल ब्रेक्जिट मुकम्मल हुआ है। यानी कि ब्रेक्जिट का मतलब ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। अब आपने कितने कंट्रीज याद कर ली? स्पेन याद किया, फ्रांस याद किया, उसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन, यानी चार इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं आपने याद कर ली। किसकी? वेस्टर्न यूरोप की। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देखें फ्रांस और स्पेन के दरमियान में ये एक बे है। बे कहते हैं प्याले की शक्ल की होना, या फिर ऐसा सी जिसको लैंड तीन तरफ से घेरे हुए हो। आ सी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, 1 2 3 साइड, और इसको कहते हैं बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के। तो ये जो बे ऑफ बिस्के है, फ्रांस का एक लॉन्गेस्ट रिवर है जो ऑलमोस्ट सारे फ्रांस से होके इस बे ऑफ बिस्के में जाके गिरता है। उसका नाम है लुआ, रिवर लुआ। रिवर लुआ इसका नाम, इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे लुआ है, लिखने में LOIRE आता है, यानी लॉयर आता है। तो लुआ इसके साथ आता है। अच्छा, अब उसके ऊपर देखें नॉर्दर्न, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्दर्न यूरोप के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। अब इसमें देखें कि ये नॉर्दर्न पोल के बिल्कुल पास पास है, इंतहाई सर्दी होती है। ऊपर वाले हिस्से में तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर पॉपुलेशन पाई जाती है। नॉर्वे में थोड़ी कदरे सिचुएशन इसलिए बेहतर है कि जो वेस्ट से जो गर्म इलाकों से विंड्स आती हैं वो सबसे पहले नॉर्वे को टकराती हैं, इसलिए नॉर्वे का ये वाला हिस्सा काफ़ी हद तक वार्म रहता है और यहाँ पर पॉपुलेशन आबाद है। और नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि 6 महीने यहाँ पर रहती है, इन सारे इलाकों में रहती है, लेकिन चूंकि नॉर्वे में पॉपुलेशन आबाद है तो वो उसको देख सकती है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में होती है वैसे ये जो भी पोल के करीब करीब 6 महीने वहाँ पे दिन निकला रहता है, और आजकल गर्मियों में दिन निकला हुआ होगा, और 6 महीने रात रहती है, यानी सर्दियों में 6 महीने वहाँ पे रात रहती है। और ख़ास तौर पे इस वजह से कि सूरज का रुख ऑलमोस्ट इस तरफ होता है, नॉर्दर्न पोल की तरफ। जब गर्मियाँ आती हैं तो ज़मीन ये घूम के तो उधर चली जाती है, लेकिन ये नॉर्दर्न पोल अगर आप ऊपर से देखेंगे ग्लोब का, ये देखें इस तरीके से नॉर्दर्न पोल है, और अगर सूरज जो है वो इस तरीके से आ गया है तो ये चीज़ तो घूमती रहेगी, लेकिन ये जो चोंच है ऊपर की, ये जितना भी घूम ले वो सूरज के सामने ही होगी। इस वजह से 6 महीने जो है ये रहता है, और 6 महीनों के बाद
टर्न होके ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला जो साउथ पोल है वो सूरज के सामने आ जाता है, और फिर ये हिस्सा जो है सूरज से जब परे चले जाता है तो परे जाने की वजह से यहाँ पे रात हो जाती है और यहाँ पर दिन हो जाता है। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात, और इसका नाम है लैंड ऑफ मिडनाइट सन।